खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। आंखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। घटाएं सर पे नया है आसमां, चारों दिशाएं हंस के बुलाएं, यूं सब हुए हैं मेहरबान। हमें तो यही रब्बा कसम से पता है, दिल पे नहीं कोई जोर, कोई जोर। तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी एक हीर थी और था एक रांझा, कहते हैं मेरे गांव में। सच्चा हो दिल तो सौ मुश्किलें हो, झुकता नसीबा पाँव में। चल तेरा रब्बा फलक बन गया है, अब इसका नहीं कोई और कोई छोर। तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। आंखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी
आकर आसन ग्रहण करें। श्री कैलाशनाथ जी जो अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व के कारण अब पूरे भारत की बेटी बन चुकी है, का अभिनंदन, वंदन और स्वागत। देखिए संस्कार, देखिए भारत सरकार श्री राम जी पटेल जी आकर आनंद जी कुछ और कुछ प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योतिर्नमोस्तुते, ब्रह्म ज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरु ज्योतिर्नमोस्तुते, गुरु ज्योतिर्नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम। और अन्य डॉक्टर कैलाशनाथ सिंह जी, आनंद राठौर जी, सभी की गरिमामय उपस्थिति में ये दीप प्रज्वलित होता हुआ अंदर अजायतः ये आसन ग्रहण। श्री आनंद राठौर जी अपने माननीय मंत्री सम्मान के विधायक श्री अविनाश देवी जी जो मऊ मानीपुर के विधायक है, उनका भी पुष्पाभिनंदन का स्वागत करें। श्री आनंद जी सम्मान के इसी क्रम में बहुत बढ़िया खोल चले हम करने को सम्मान। आपके स्वागत में श्रीमान बहुत दिनों से पूर्ण आशा कि हम आपको बहुमाननीय विधायक वाचस्पति जी विधायक द्वारा का सम्मान करते हुए सम्मान के इसी क्रम में सम्मानित मंच के सभी अतिथियों का, आनंद जी सभी अतिथियों और हमारे जो भी सम्मानित अतिथिगण हैं सभी का पुष्पाभिनंदन और सम्मान करते हुए सम्मान डिप्टी रजिस्ट्रार साहब हैं, उनसे अनुरोध, जबलपुर से आए हैं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, वे मंच से स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। पुष्पाभिनंदन कर अपने आप जगह उठवाने का बुजुर्ग है। माननीय मंत्री जी का बहुत ही अभिराम पल, गरीबों के लिए अपनी बात रखने में कोई और कसर कमी नहीं रखती थी। इसीलिए अब समग्र भारत अनुप्रिया जी को अपनी बेटी के रूप में मान्यता प्रदान कर चुका है। इस अवसर पर मैं बोल चले कुछ बोल चले हम करने का सम्मान आपके स्वागत में श्रीमान वंदना के राष्ट्रीय शैक्षिक मंत्री नारायण पटेल जी यहाँ उपस्थित है, उनका अभिनंदन। वंदना के विनत नाम अनुप्रिया जी, धन्य मेरी भारती, धन्य मेरी भारती। पुरुषों की चाहिए नेता में, पुरुषों की चाहिए नेता में वो सभी आप में दर्ज मंत्री भारत सरकार श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी बाबा विश्वनाथ की नगरी के विधानसभा क्षेत्र रोहनिया से विधायक बनकर 2012 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा को गौरवान्वित किया। अनंतर में मंत्री रही और पुनः एक बार पुनः मानव निवासी की कृपा क्षेत्र से सांसद होकर भारत सरकार में मंत्री के पद को सुशोभित कर रही है। ये माननीय मंत्री जी का पुष्पाभिनंदन, अभिनंदन, वंदन का स्वागतम कर स्वागतम। स्वागत करता हूँ। एक संक्षेप की बात कहना है, आओ चले हम दीप जलाएं, आओ चले हम दीप जलाएं। पानी क्षेत्र में कहा जाता था, जहाँ जितने भी एक कार्यक्रम है उसका सबका भाव होता था। तो मैंने जो अभी भोजन होने में कहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने ये छोटा सा प्रयास किया है। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, भारत सरकार के मान्यता के अनुसार नई विद्या समम चक्षु, नई सत्य समम तपः, नई राग समम दुखम, नई त्याग समम सुखम। संक्षेप में विद्या के मुकाबले कोई विकास का रास्ता हो ही नहीं सकता। इसलिए क्षेत्र में मैंने प्रयास किया। विद्याता की करीब 30-35 साल को आज भारत सरकार की मंत्री महोदया ने पूरा किया। तो मैं इच्छा करूँ
5 साल के लगातार अनवरत प्रयास से ये पिता हमने तैयार करवाई और ये केवल मान्यता है। अभी हम लोगों को बता देते कि हमारे गरीब भाइयों के लिए हमने बनवाई है यहाँ पर। अमीर तो हमारे यहाँ आएगा नहीं, परंतु प्रयास ये किया है कि भारत सरकार का यहाँ इलाहाबाद में मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा सुविधाएं देने का मैंने प्रयास किया है। वो क्या तपस्या, जो व्यक्ति अपनी कमाई अपने पे खर्च करता है वो पाप करता है। अब मेरी परिभाषा ऐसा ही है, अगर आप निर्णय करेंगे, जो व्यक्ति अपनी कमाई अपने पर खर्च करता है पाप करता है, और जो व्यक्ति अपनी कमाई लोक कल्याण पे खर्च करता है आप मेरे पास अपने मंत्री थे जो डॉक्टर कैलाश हॉस्पिटल के संस्थापक अध्यक्ष हैं। इनके योग्य पुत्र आनंद जी इसके प्रबंधक हैं। योग्य पिता की योग्य पुत्री, स्वतंत्रता आंदोलन में आप लोगों ने नाम सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो लौह पुरुष कहा है। उत्तर प्रदेश के सरदार पटेल यानी लौह पुरुष में डॉक्टर सोनेलाल पटेल। उस योग्य पिता की योग्य पुत्री आज मंच पर विराजमान है, जिन्होंने अपने पिता की उन सपनों को, जिन्होंने राजनीति में आने के पूर्व ये सोचा था कि अकिंचनों का, गरीबों का कल्याण उनके राजनीति का केंद्र होगा, ऐसे डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने राजनीति के क्षेत्र में जब प्रवेश किया तो राजनीति में एक नए आयाम उद्घाटित हुए। अंततः प्रकृति ने उनसे हमें छीन लिया, भारत का एक महान सपूत हमने खो दिया। एक सड़क दुर्घटना में उस समय हमारी ये बेटी, भारतवर्ष की बेटी अनुप्रिया पटेल जी, जो भारत सरकार में मंत्री है और पूरे मंत्रालय में सबसे युवा मंत्री है, सबसे कम उम्र मंत्री है, इनके कंधों पर उस राजनीतिक सपनों को आगे बढ़ाने की बात दोहरा गई। इन्होंने बखूबी उसको संभाला। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में, भारत की लोकसभा में, यानी सभी विधायकों में इन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व का परचम लहराया। आज हमारे मंच पर आप विराजमान हैं, क्षेत्र के माननीय विधायक के मंच पर आए और 2 शब्दों में सभा को उद्बोधित करने की कृपा करें। श्री वाचस्पति जी, वाचस्पति जी हमारी दीदी भारत सरकार में मंत्री, सांसद और अपनी विधायक रोमानिया से शुरू की। आज हम लोगों को बहुत गर्व है कि हम लोगों को बीच में बैठी कैबिनेट के रूप में भारत सरकार की मंत्री का उद्घाटन के लिए अभी आपके कार्यक्रमों से यहाँ किया गया। और मैं अपने भारत की जनता की ओर से, अपनी ओर से, अपना दल एस की ओर से और इस कार्य को संपन्न कराने में हमारे भानु जी, हमारे आदि पटेल जी, हमारे महासचिव आदरणीय मंच के आसीन और सामने सभी हमारे अपना दल के सभी कार्यकर्ता बंधु, पदाधिकारी एवं मीडिया एवं हमारे प्रशासन की ओर से और इस कॉलेज के प्रिंसिपल एवं सभी स्टाफ को मैं अपनी ओर से शुभकामना एवं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, ये वास्तव में अभी बाबू जी कह रहे थे कि बहुत ही धर्म कर्म पुण्य का काम है। वास्तव में शिक्षा एक ऐसी है जिससे सारे द्वार खुलते हैं। अगर शिक्षा नहीं है तो हम पशु समान होते हैं। और इन्होंने जो अलग लगाया है वो संपूर्ण भारत 12 में ही नहीं, ये पूरे प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी जो
इससे लगा हुआ सभी को लाभ मिलेगा, ऐसा मेरी सोच है। और ये जिस सोच से बना है, मैं तो यही कहूँगा ये बरकरार है, जिससे जनता को लाभ मिले, जनता की सेवा हो और अपना देश को बढ़ावा मिले। क्योंकि हम लोग अब भारत में तीसरे नंबर की पार्टी है और हमको दूसरे नंबर पर लाने के लिए हम सबका प्रयास होना चाहिए। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों ने अपना समय दिया, यहाँ बात आए। इससे पहले जब पहली बार हमारी दीदी रानीपुर में आई थी क्रॉसिंग के पास, तो अपार भीड़ के साथ संबोधित की थी, उसका प्रतिफल मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और आप लोगों ने भरपूर वोट का प्याले जो वोट दिया, मैं आप सबका अभिनंदन किया। मित्रों, हमारे मंच पर विराजमान हमारी माननीय मंत्री जी लेडी श्री राम कॉलेज की विद्यार्थी रही हैं और MBA हैं, यानी विद्वत मनीषिता और वैदुष्य आपके आभूषण है। जब लोकसभा में संविधान सम्मत अपना पक्ष जनमानस के लिए आप रखती है तो समग्र सदन पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ आपकी बातों को सुनता है। ऐसे माननीय मंत्री जी का एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत। अनुरोध मऊमानीपुर के यशस्वी विधायक जो इस क्षेत्र में लल्ली महाराज के नाम से जाने जाते हैं, श्री अविनाश द्विवेदी जी से वे मंच बनाए और हम सभी का मार्ग संबोधित करने की कृपा करें। माननीय विधायक समारोह में माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमती अतुल्या पटेल के इस संस्थापक के विधायक बाला जी, अपना दल के अध्यक्ष, अपना दल के प्रदेश के नेतागण, भाइयों और बहनों, मैं आज विधायक बना हूँ अनुप्रिया दीदी की ही कृपा से। मेरा क्षेत्र यहाँ से मिनट के बाद चालू होता है। मैं दीदी से आग्रह करता हूँ कि मेरे भी विधानसभा में एक बार आने का अवसर मुझको भी मिल जाए तो मैं भी दीदी का स्वागत कर सकता हूँ। मेरा अस्पताल पब्लिक के लिए होता है। मैं अस्पताल के संस्थापक जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि अभी जो संस्थापक जी बोले, किसी तरह जन कल्याण की भावनाओं से ही अस्पताल आगे भी बढ़ता है, गरीबों की दवा भी होती है। माननीय दीदी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। जोरदार तालियां माननीय मंत्री जी का ये अंग वस्त्रम के साथ सम्मान होता हुआ। और ये महात्मा बुद्ध जिन्होंने पूरे संसार को शांति प्रदान की, ऐसे महान के रूप में देते हुए श्री आनंद राठौर जी माननीय मंत्री जी के कर कमलों में सम्मान के इसी क्रम में आनंद जी श्री माननीय विधायक जी के सम्मान के इसी क्रम में, और जिनके विद्यालय उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त हो, मध्य प्रदेश शुरू और पुनः उत्तर प्रदेश, वहां तक आपने शिक्षा की जोत जलाई है। आनंद जी लल्ली महाराज मऊमानीपुर के माननीय विधायक श्री अविनाश द्विवेदी जी का अभिनंदन और स्वागत करें। सम्मान के इसी क्रम में आनंद जी से और सम्मान करें। प्रबंधक श्री आनंद जी राठौर की जो कल्पना है, परोपकार की जो भावना है, वो साकार मूर्त ले चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस परोपकारी अस्पताल का उद्घाटन और लोकार्पण एक ऐसे मंत्री के कर कमलों से केंद्र में अकिंचन है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति ही अनुप्रिया जी का अपने माननीय मंत्री भारत सरकार के मुखारबिंद से निश्चित उन शब्दों को जो हमारे क्षेत्र के जनमानस के लिए कवच होगा। भव्य उद्घाटन के अवसर पर
इस मंच पर उपस्थित इस प्रतिष्ठान के संस्थापक और अपना दल के एक बहुत ही वरिष्ठ साथी जिन्होंने संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के साथ एक बहुत लंबी यात्रा संघर्षों की तय की और अपना दल के कार्यकर्ताओं के लिए अभिभावक की भूमिका में है। ऐसे परम सम्माननीय श्री कैलाश नाथ पटेल जी इस मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के माननीय विधायकगण श्री वाचस्पति जी, श्री अविनाश चंद्र द्विवेदी जी, पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय नेतागण श्री जवाहरलाल पटेल जी, श्री आरबी सिंह जी, श्री राम जी पटेल जी और पार्टी संगठन यमुना पार क्षेत्र के जिलाध्यक्ष सम्माननीय भाई राम मनोहर पटेल जी, भानु प्रताप पटेल जी, यहाँ पर मौजूद हमारे भाई श्री आनंद राठौर जी और सभी हमारे संघर्षों के साथी बुलबुल जी, इंद्रजीत जी, गोकुल जी, ब्रजेश जी, रामलखन जी, गुड्डू जी और बहुत सारे मेरे कार्यकर्ता साथी पदाधिकारी जो आज इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर मेरे साथ यहाँ चलकर आए हैं और आप सब इस क्षेत्र के सभी सम्मानित जन, मैं सबसे पहले तो आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सबको पूरे अपना दल परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का संचालन डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी जी कर रहे हैं। इतने भावनात्मक ढंग से ये इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, हमारी पार्टी की चर्चा कर रहे हैं। मैं अपने भाई प्रभाकर जी को भी बहुत बहुत पूरे अपना दल परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं देख रही हूँ कि आदरणीय बाबूजी के आशीर्वाद से आज जो ये इतना बड़ा काम यहाँ पर हुआ है, आप सब उसे लेकर अत्यंत उत्साहित हैं और ये बहुत खुशी की बात है। आप सबको बधाई भी है क्योंकि ये प्रतिष्ठान जैसा कि बाबूजी कह रहे थे, आप ही लोगों की सेवा के लिए 365 दिन 24 घंटे समर्पित रहेगा। आज दुनिया में सर्वाधिक आबादी किसी देश में तो हमारे देश में 140 करोड़ और इतने बड़े देश के अंदर अगर कोई ऐसा राज्य है जिसकी आबादी सबसे बड़ी है तो वो है उत्तर प्रदेश, जहां 26 करोड़ लोग निवास करते हैं। तो महज भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से इतने विशाल राज्य की 26 करोड़ की विशाल आबादी की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की 100% पूर्ति हो सके, ये मुश्किल है। इसलिए ऐसे ही निजी क्षेत्र में समाज के बीच से ही
स्वयं से ऊपर उठकर जन कल्याण के बारे में सोचने वाले लोग आगे आए और स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, अधिक से अधिक स्वास्थ्य की सुविधाएं आम जनमानस को मिल सके, ये बेहद जरूरी है और उस दृष्टि से आज का ये प्रयास अत्यंत सराहनीय है। वैसे तो मैं भारत सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हूँ, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की राज्य मंत्री भी हूँ, लेकिन जब स्वास्थ्य मंत्री के रूप में किसी अस्पताल का फीता काटने जाती हूँ तो मेरे समझ में दुविधा होती है। अब पूछिए क्या, मतलब जिसने मुझे आमंत्रित किया है उसका अस्पताल तब चलेगा जब मरीजों का तांता लगेगा, और स्वास्थ्य मंत्री के नाते मैं ये चाहूंगी कि आप बीमार पड़ो ही ना। तो यहाँ मेरे लिए कुछ बड़ा नैतिक संकट हो जाता है, अस्पताल के हित में बात करो या जनता के हित में बात करो। तो मैं अपनी बात को कुछ इस तरह रखना चाहती हूँ कि आप लोगों में से जिनको सही मायने में अस्पताल की जरूरत हो उनके लिए ये सुविधा बनाई गई है। आप जानबूझकर अपने आप को बीमार ना करें, ये सुविधा उनकी मदद करने के लिए है जो अपने आप को स्वस्थ रखने के तमाम प्रयासों के बावजूद रोगी हो चुके हैं। यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, यहाँ पे महिलाएं भी हैं, यहाँ पे नौजवान भी हैं और बच्चे भी हैं। तो पहले मैं बात करूंगी प्रिवेंशन की और बाद में बात करूंगी क्योर की। प्रिवेंशन यानी बचाव और क्योर यानी इलाज। तो पहले तो भाई बीमारी से बचाव होना चाहिए, सही बात है कि नहीं है ना? तो अब बुजुर्गों से मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां आपको अपने स्वास्थ्य का सबसे अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो बढ़ती उम्र के साथ अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाते हैं, अपने खान पान की शैली में परिवर्तन लाते हैं। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसे बुजुर्गों का भी है जो ढलती उम्र के साथ ही जीवन शैली और खान पान की शैली में परिवर्तन नहीं लाते। मैं आप सभी बुजुर्गों से आग्रह करना चाहती हूँ कि आपके लिए सबसे जरूरी यह है कि आपको इस उम्र में किसी से सेवा कराने की आवश्यकता ना हो, और ऐसा तभी संभव होगा जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे। और उसमें दो बातें बहुत जरूरी हैं कि आप अपने दिनचर्या में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी यानी टहलना, व्यायाम करना, योग करना, मेडिटेशन करना, जो भी आपका शरीर आपकी उम्र आपको इजाजत दे, कोई ना कोई ऐसा आप फिजिकल एक्टिविटी अपने दिनचर्या में जरूर शामिल करें। कमर दर्द की, जोड़ों का दर्द की, इसका दर्द की, उसका दर्द, ये तमाम तकलीफों का एक ही हल है कि कुछ ना कुछ व्यायाम हमें करना ही है। हल्का फुल्का जितना भी हमारा शरीर इजाजत दे। और दूसरा, बढ़ती उम्र के साथ हमें अपने खाने पीने को लेकर भी बहुत सचेत रहना।
जो अंदरूनी अंग है वो कमजोर हो जाते हैं। मशीन भी सालों साल जब काम करती है तो वो भी पुरानी हो जाती है, वो भी उस तेजी से काम नहीं कर पाती। उसी तरीके से हमारे शरीर का सिस्टम भी होता है। पहले बहुत कुछ बचा लेते थे, अब नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए तेल कम, नमक कम, मीठा कम, इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। अपनी उम्र के हिसाब से ही भोजन करें, व्यायाम करें, अपने आप को स्वस्थ रखें। ये बात हुई प्रिवेंशन की। और इसके बाद भी अगर आप बीमार पड़ते हैं तो चिंता मत करिए। भारत की सरकार आपके लिए 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा लेकर आई है। मोदी सरकार की कैबिनेट ने निर्णय कर दिया है, बहुत जल्दी इस योजना का लाभ मिल जाएगा। देश भर में 6 करोड़ ऐसे बुजुर्ग हैं 70 साल से अधिक उम्र वाले, जिनको 5 लाख का बीमा का लाभ मिलना है। इसमें इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। 70 वर्ष से अधिक उम्र का हर बुजुर्ग इसमें शामिल है। और आपको अलग से एक आयुष्मान कार्ड मुहैया कराया जाएगा, वो 5 लाख रुपया केवल बुजुर्ग के लिए हो। ये बात तो बुजुर्गों की हो गई। अब भैया आए नौजवान। आजकल नौजवानों में एक बड़ा क्रेज है, उनको घर का खाना अच्छा नहीं लगता, उनको ये ठेले ठोके में जो बिकता है वो बड़ा खाने में आनंद आता है। तो मैं नौजवानों से कहना चाहती हूँ कि आज हम इतने बुरे दौर से गुजर रहे हैं कि बेहद कम उम्र में लोगों को एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर हो रहा है। किसी का लिवर पूरी तरह खराब हो चुका है तो लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ रही है, किसी की किडनी फेल हो चुकी है तो किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ रही है। और लोगों के ऑर्गन फेल हो रहे हैं क्योंकि कम उम्र में ऐसा हो रहा है। मैं बढ़ती उम्र वालों की बात नहीं कर रही, कम उम्र वालों की मैं बात कर रही हूँ कि आप भी अपना खान पान ठीक रखिए। जब भी खाइए घर का भोजन खाइए, शुद्ध खाइए, ताजा खाइए और मौसमी खाइए। मौसमी मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारी खेती बाड़ी में कई वर्षों से लगातार रासायनिक खाद का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। जब ये रासायनिक खाद यूरिया डीएपी ये सब का हम इस्तेमाल करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो अनाज, जो फल, जो सब्जी पैदा हो रहा है उसमें उस रसायन का अंश होता ही होता है। सर्दी में खाने में बड़ा आनंद आता है और सर्दी की सब्जियां गर्मी में खाने का बड़ा इच्छा होती है। मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ, आप सब खेती बाड़ी से जुड़े। बेमौसमी फल उसमें रसायनों का प्रयोग अधिक होता है, इसलिए नई जनरेशन जो है, नई पीढ़ी जो है, वो अपने खाने पीने की आदतों को सुधार के रखे। शराब का सेवन, सिगरेट का सेवन, ये आदतें भी नौजवानों में आज और तंबाकू, मतलब बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये तो जैसे मुझे लगता है कि 4-5 युवा इकट्ठे बैठते हैं तो उनको लगता है कि भाई एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का और कोई माध्यम ही नहीं बचा है, बस बैठकर या तो सिगरेट पियो, बीड़ी फूको या शराब पियो। तो मैं युवाओं से कहना चाहती हूँ कि कम उम्र में अगर बिस्तर नहीं पकड़ना है, अगर बीमारियों से नहीं जूझना है, तो आप सिगरेट, शराब, तंबाकू इससे बिल्कुल दूर रहिए। हमने अपनी पार्टी के बहुत नौजवान विधायक को खोया है।
बस 40 साल की उम्र, सोचिए क्या होती है 40 साल की उम्र। उन्हें कैंसर भी इसी कारण से हुआ और तंबाकू के सेवन से ओरल कैंसर बहुत बढ़ रहा है। सिगरेट, शराब आपकी किडनी, आपकी लिवर सबको खत्म कर रही है। नौजवान भाइयों को मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने आप को स्वस्थ रखिए और कोई ना कोई आप भी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें ताकि जवानी में आपके बुजुर्ग माँ बाप को आपको डॉक्टर कैलाश हॉस्पिटल ना जाना पड़े। आजकल उल्टा हो गया है, पहले बच्चे माता पिता को लाते थे, आजकल माता पिता बच्चों को लाते हैं। बाहर का खाना, ठेले खोमचे का खाना मत खाइए, उससे तमाम बीमारियां हो रही हैं और आपको एहसास भी नहीं होता कि आपका शरीर अंदर से किस कदर बर्बाद हो रहा है। मैं आपकी नेता हूं, स्वास्थ्य मंत्री बाद में हूं और इसलिए मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता है और मैं चाहती हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें। मेरी माताएं बहनें यहाँ खड़ी हुई हैं, उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि केवल आपके घर परिवार के बुजुर्गों का और आपके पति का और आपके बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे, यही आपकी चिंता नहीं होनी चाहिए। आपका अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए और महिलाएं अपनी चिंता कभी नहीं करती हैं। उन्हें सबकी चिंता होती है लेकिन अपने स्वास्थ्य की चिंता कभी नहीं करती। घर में अगर बासी खाना है तो महिलाएं सोचेंगी कि पति को ना दो, सास को ना दो, ससुर को ना दो, माँ को ना दो, पिता को ना दो, बच्चों को ना दो, मैं खा लेती हूँ। खाना फेंकना नहीं है, मैं खा लेती हूँ। आपका शरीर कोई कूड़ादान नहीं है। जैसे परिवार के हर सदस्य की सेहत और स्वास्थ्य जरूरी है, वैसे ही महिलाओं का अच्छा स्वास्थ्य भी जरूरी है। महिलाएं भी अपने खान पान से लेकर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जो भी आप कर सकती हैं, जो भी आप कर सकती हैं, आप अपने वरांडे में जाके रस्सी कूदने का काम कर सकती है तो चाहे वही करिए। आप योग कर सकती है तो चाहे वही करिए। आप टहलने के लिए जा सकती है तो चाहे वही करिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ये मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ क्योंकि हम जीवन में कितनी अच्छी नौकरी पाले, कितने अच्छे पद पर पहुंच जाए, चाहे कितना बड़ा घर बना ले, चाहे कितना धन अर्जित कर ले, लेकिन मेरी असली पूंजी मेरा अपना स्वास्थ्य, मेरा अपना शरीर ही है। और आपका स्वास्थ्य ही आपकी असली पूंजी है। ना मकान काम आएगा, ना गाड़ी काम आएगी, ना कुर्सी काम आएगी, ना पैसा काम आएगा। काम अगर आएगा तो शरीर काम आएगा। इसलिए जितनी देखभाल अपने घर मकान की करते हैं, अपने गाड़ी घोड़ा की करते हैं, अपनी हर चीज की करते हैं, आप उस सबसे अधिक देखभाल अपने शरीर की करिए। आज हमारे लिए देश में बहुत बड़ी चुनौती है। 10 सालों में हमारी सरकार ने 2014 से पहले 350 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। हमारी सरकार ने 10 साल में डबल कर दिए, 750 मेडिकल कॉलेज खोल दिए। 2014 से पहले 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हुआ करते थे, 22 एम्स हो गए। हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हम डायलिसिस केंद्र खोल रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो रही है। सरकार सब कर रही है,
लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इतने डॉक्टर्स की, इतने मेडिकल कॉलेज की, इतने अस्पतालों की जरूरत क्यों पड़े? हम एक स्वस्थ भारत क्यों नहीं हो सकते? सरकार ने डायलिसिस की सुविधा लगा दी, भाई जिसकी किडनी फेल हो जाए मुफ्त में डायलिसिस करवा ले। लेकिन मेरा सवाल ये है कि किडनी फेल क्यों होने दे रहे हो? अपनी किडनी को संभाल के क्यों नहीं रखते? किडनी में स्ट्रोक क्यों हो रहा है? पत्थर क्यों हो रहा है? आपको समस्याएं स्वास्थ्य की हो क्यों रही हैं? वहां है निवारण। तो अस्पताल के उद्घाटन में जब आए हो तो यहाँ जो भी हलवा पूरी लड्डू जो मिले वो खा के नहीं जाना है। ये ध्यान में रखना है कि इस अस्पताल में जब सही मायने में आवश्यकता हो तभी आना है। उससे पहले अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हर जरूरी काम करना है, हर जरूरी काम करना है। छोटे बच्चों को तो मैं जरूर कहना चाहती हूँ, ये मोबाइल फोन जो है ना, ये जी का जंजाल बन चुका है। हर बच्चे को मोबाइल फोन चाहिए। अब मोबाइल फोन पे कुछ पढ़ाई लिखाई करनी हो तब तो समझ में आता है, लेकिन मोबाइल फोन पर बस गेम्स खेलने हैं। माता पिता भी जान छुड़ाते चलो मोबाइल में लटका रहेगा, थोड़ी देर हमारी जान कम खाएगा, है ना, थोड़ी देर के लिए पका लो, शांति मिले। मैं बच्चों के लिए भी आपसे कहना चाहती हूँ कि ये मोबाइल फोन पढ़ाई लिखाई के लिए, ज्ञानार्जन के लिए उपयोग हो तब तो ठीक है। बच्चे कितनी देर मोबाइल की स्क्रीन पर रहेंगे, आप समय सीमा बांध लीजिए और उसके बाद इनको आप दौड़ाइए। जो बच्चे आजकल खेल कूद नहीं रहे हैं, मतलब बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज बिल्कुल बंद हो चुकी है। आजकल बच्चे इतनी छोटी छोटी उम्र में इतने मोटे होते जा रहे हैं क्योंकि खेल कूद, फिजिकल एक्सरसाइज सब बंद किया। 24 घंटे मोबाइल, कंप्यूटर, इसी में चिपके रहना। तो माता पिता, बड़े बुजुर्ग सब ध्यान दें, बच्चों के लिए भी सही खान पान और एक्सरसाइज यानी खेलना कूदना बहुत जरूरी है। तो पुराने समय में कहते थे ना, खेलोगे कूदोगे होगे खड़ा, वैसा नहीं है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। तो बच्चों को जंक फूड से दूर रखिए। जंक फूड माने चाउमीन, बर्गर, पता नहीं क्या क्या मिलता है, ये समोसा पकौड़ा, साफ सफाई से वो बनता नहीं है। एक ही तेल को, कढ़ाई में तेल को 10-10 बार इस्तेमाल किया जाता है और बच्चे को चाट चाट के खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। तो बच्चों को आप ये जंक खाना मत दीजिए, घर का पोषक खाना खिलाइए, उनका मोबाइल पर समय सीमा बांध दीजिए और बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करिए ताकि बच्चे आपके स्वस्थ रहें। और बच्चे जब खेलते कूदते हैं तो उनके पूरे व्यक्तित्व का विकास होता है, उनके अंदर बहुत आत्मविश्वास आता है, उनका शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है, फ्लेक्सिबल एजाइल रहता है। तो आज मैं और ज्यादा बात आपसे नहीं कहूंगी। अंत में फिर हमारे मंत्रालय में ईट राइट मूवमेंट चलता है। ईट राइट मूवमेंट में यही कहा जाता है, आज से थोड़ा कम। आज से थोड़ा क्या कम? आज से थोड़ा नमक कम, आज से थोड़ा चीनी कम, आज से थोड़ा तेल कम। ठीक बात है? तो चीनी कम, नमक कम, तेल कम, खेल कूद ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। निदेशक व्यक्तित्व, आपकी भाव भरी स्नेहशीलता बुजुर्गों के लिए,
से हृदय के उद्गार निकलकर आपके सामने आए हैं, उनकी वाणी से निश्चित हुए हैं। इसे आप एक मंत्र के रूप में स्वीकार करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, विद्वान बने और एक सुघड़ सुंदर भारत बनाए, जिससे आपकी यज्ञ तंत्र सर्वत्र प्रसारित हो। ऐसा आशीर्वाद माननीय मंत्री महोदय का हमें मिला है। वो भी क्यों न एक ऐसे योग्य पिता की योग्य पुत्री है, जिन्होंने समाज में खड़े अंतिम पायदान के व्यक्ति को अपनी राजनीतिक विचारधारा का केंद्र में बनाया था। एक दिन राष्ट्रीय टीवी चैनल पर आप बोल रही थी, मैं सुन रहा था, समाज के अकिंचन वर्ग के लिए राजनीति की इनको कोई चिंता नहीं। ऐसे माननीय नेता को पाकर शंकर के गढ़ क्षेत्र धन्य है। आनंद जी से अनुरोध, माननीय मंत्री जी को अब स्वल्पाहार के लिए ले जाए। आप इधर नहीं खाली करें, माननीय मंत्री जी उधर जाएंगे कि रास्ता आप लोग छोड़ दें और जो लोग गलियारों में है पीछे जाए। आपके भोजन असल आपकी व्यवस्था है। आप सभी जो इस अस्पताल के संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध माननीय मंत्री जी के साथ स्वल्पाहार के लिए उधर प्रस्थान करें। तेरा माननीय विधायक जी जो वस्तुता लल्ली महाराज है, इसमें कोई दो नहीं है। ऐसे तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं रे। मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है। एतबार भी तुझी से होता है, मैं कभी बाहों में है तेरी जिंदगी है। गुड़िया रे गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया, जोड़ी आसमानी हो गई शगुन पे, देखो शादमानी हो गई है। गुड़िया रे गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया, जोड़ी आसमानी हो गई शगुन पे, देखो शादमानी हो गई। वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं सर्द सितारा। वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, साथों की हो या कसूर रे। मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, दिल तो हो या मजबूर। मैं वारी जावा, मैं वारी जावा,
तक नू मिला के दिल दिया गल्लां करांगे रोज रोज बैके सच्चियां मोहब्बतां निभा के दिल दिया आँखों की है ये ख्वाहिशें के चेहरे से तेरे ना हटे, नींदों में मेरे बस तेरे ख्वाबों ने ली है करवटें। लेके जान ही जाएगा मेरी बात, हर तेरा बहाना हुआ। तुझसे ही शुरू तुझ पे ही खत्म, मेरे प्यार का फसाना हुआ। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम्हें गेरुआ, रांझे की दिल से है दुआ। रंग दे तुम्हें गेरुआ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम्हें गेरुआ। सलामत तेरे इश्क च मैं हो गया कमली।